हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट 30 जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो पीवाईक्यू आपका सबसे पावरफुल वेपन है। आई एम डॉक्टर रीना एंड वेलकम बैक माय चैनल डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा मायने रखती है। 10 घंटे के बजाय कंसिस्टेंसी के साथ 5-6 घंटे स्मार्ट स्टडी कीजिए। उसमें पीवाईक्यू को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ के सपने को पूरा करने के लिए पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पीवाईक्यू के साथ आप 4 कंसेप्ट क्लियर करते हो। तो आज मैं पीवाईक्यू सीरीज लेके आई हूँ, जिसकी शुरुआत में माइक्रो इकोनॉमिक्स से करूँगी। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2020 के सभी पीवाईक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि एक पीवाईक्यू के साथ हम 4 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जो इसके एक पीवाईक्यू के 4 ऑप्शन हैं, उन चारों ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे 2020 के सभी पीवाईक्यू। आज फर्स्ट डे है। डे 1 में हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2020 के सभी पीवाईक्यू। इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 20 to 25 तक के सभी पीवाईक्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की न्यूमेरिकल पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे 2 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट सीरीज में हम माइक्रो, मैक्रो, जीडी ऐसे इन सब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे 22 to 25 तक के सभी पीवाईक्यू। और सेकंड सीरीज में मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज है, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के सभी पीवाईक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये जितने भी ये न्यूमेरिकल हैं, इनको हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पीवाईक्यू सीरीज में करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि कंपेयर टू ए सर्टेन पॉइंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ए पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज एफिशिएंट। ये क्या कह रहे हैं? जैसे आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करो, कोशिश करिए कि उसको डायग्राम से समझने की। आप अगर डायग्राम से करोगे तो आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ वहां से आने वाले हर क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये एजवर्थ बॉक्स है, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करो है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करो कहेंगे। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करो के ऊपर जैसे ये कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करो है, इसके ऊपर, इसके अबव, पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे कोई ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंट अबव द कॉन्ट्रैक्ट करो इज एफिशिएंट। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट करो के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करो है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ये एफिशिएंसी को शो करेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करो के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं, ये पेरेटो एफिशिएंसी को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। कॉन्ट्रैक्ट करो के ऊपर जितने भी पॉइंट, इस बात को याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट करो के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो पेरेटो एफिशिएंसी को शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इसीलिए पेरेटो एफिशिएंसी में होता है कि हम ये बेस्ट एलोकेशन, ऑलरेडी बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसीलिए हम एक पर्सन को वर्स ऑफ के बिना सेकंड पर्सन को बेटर ऑफ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करो के अबव, बिलो जो भी पॉइंट होगा तो वो पेरेटो इनएफिशिएंसी को शो करेगा। और पेरेटो इनएफिशिएंसी में हम बिना किसी पर्सन को वर्स ऑफ किए अनदर पर्सन को बेटर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करो के ऊपर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसीलिए ये पेरेटो एफिशिएंसी को शो करता है। तो ये रॉन्ग कांसेप्ट है। अबव एफिशिएंट नहीं है, ऑन
कॉन्ट्रैक्ट करो एफिशिएंसी को शो करता है। अब ये क्या है, सेकंड रीजन क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्ट करो रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड इज सेम फॉर बोथ इंडिविजुअल। ये राइट है, एकदम सही है, क्योंकि इसके ऊपर मान लीजिए ये दो है एक्स और वाई, यहाँ पे जो एम आर एस एक्स है इस पॉइंट के ऊपर इज इक्वल टू एम आर एस वाई। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इज सेम फॉर बोथ इंडिविजुअल, तो बोथ इंडिविजुअल के लिए एम आर एस सेम रहेगा। तो ये हमारा असर्शन तो रॉन्ग है और रीजन सही है। तो ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, हमारा आंसर हुआ 4। अब प्रोडक्शन फंक्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा, द कोफिशिएंट A शो मार्जिनल एफिशिएंसी। इसमें ये कोफिशिएंट क्या शो करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी को ही शो करता है, एफिशिएंसी पैरामीटर है ये, तो ये बिल्कुल सही है। आप जो भी PYQ MCQ सॉल्व करते हो उसमें एलिमिनेशन मेथड का जरूर यूज करना। कई बार ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली कर पाओगे। इसमें देखिए हमें पता है कि ए तो है ही है, तो ए इन सब में है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 देन द प्रोडक्शन फंक्शन एक्जिबिट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हमने अपने क्लासेस में पढ़ा था कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है इक्वल टू 0 है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को शो करता है। और अगर ये अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न को शो करता है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न को शो करता है। तो ये भी सही है कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न को शो करता है, तो बी भी सही है, अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें हमारा ये थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ये कहता है कि आप ये लीजिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन बाय, सबसे पहले ये देखिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इसके इक्वल है। अब इस इक्वेशन से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, के की पावर बीटा है तो बीटा आगे आ जाएगा के बीटा -1 ए एल अल्फा। और हम ये जो बीटा के बीटा के -1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एल अल्फा। और जो चीज माइनस में है वो डिनोमिनेटर में जाकर प्लस में हो जाती है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, के बीटा ए एल अल्फा डिवाइड बाई के। अब ये देखिए ए एल अल्फा देखिए इस फंक्शन में देखिए ए एल अल्फा के बीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। तो हम इसके इक्वल ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या बन गया, बीटा डिवाइड बाई के क्यू। तो ये भी सही है, हमारा डी ऑप्शन भी सही है। अब देखिए इसी ये कह रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल फॉर के इज गिवन बाई। अब हमें MRTS फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे MRTS फाइंड करेंगे, MRTS ऑफ L फॉर के। इसमें हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड बाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमारा फंक्शन क्या है, Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा। तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू L। तो कैसे होएगा, L की पावर क्या है अल्फा, ए कांस्टेंट टर्म में सेम रह जाएगा अल्फा, आगे आ जाएगा अल्फा -1 के बीटा। अब अल्फा -1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल अल्फा -1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल अल्फा -1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल अल्फा डिवाइड बाई एल। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एल अल्फा के बीटा
ये एक अल्फा आगे आ जाएगा डिवाइड बाई एल। तो ये किसके इक्वल है? ये क्यू के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा? क्यू अल्फा डिवाइड बाई एल। ये हमारा आ गया एमपीएल। ये क्या है? एमपीएल। अब हम फाइंड आउट करेंगे एमपी के। जैसे ही हमने विद रिस्पेक्ट टू एल डिफरेंशिएट किया इसको, अब हम विद रिस्पेक्ट टू के डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? के की पावर है बीटा, बीटा आगे आ जाएगा ए एल अल्फा के बीटा माइनस वन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम माइनस वन करते हैं। जैसे हमने एल अल्फा माइनस वन को हम एल अल्फा मल्टीप्लाई एल माइनस वन कर किया, और माइनस वन है इसलिए वो डिनोमिनेटर में जाकर प्लस का हो जाएगा, एल अल्फा डिवाइड बाई एल लिखा। ऐसे ही हम यहाँ पे ठीक है के को लिखेंगे। जैसे हमने एल को किया, एल माइनस एल अल्फा माइनस वन को लिखा, वैसे हम के बीटा माइनस वन को लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बीटा ए एल अल्फा के बीटा डिवाइड बाई के। और ये क्या है? ये क्यू है। तो ये कितना हुआ? बीटा डिवाइड बाई के क्यू। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे एम पी एल और एम पी के की जगह। ये क्या हुआ? क्यू अल्फा डिवाइड बाई एल, और ये क्यू बीटा डिवाइड बाई के। तो किसके इक्वल होगा? क्यू अल्फा डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई क्यू बीटा। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? अल्फा डिवाइड बाई बीटा के डिवाइड बाई एल। और थर्ड ऑप्शन में गिवन क्या है? कि बीटा के डिवाइड बाई अल्फा एल। तो ये रॉन्ग है। हमारा आंसर कितना? सेकंड हुआ। फिर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अभी क्या है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटीड वेयर ए कॉम्पिटिटिव फर्म एग्जिबिट द फॉलोइंग कंडीशंस, वेयर मार्जिनल MRPT is marginal rate of transformation of X for Y। MRPT for X for Y का मीन्स क्या है? कि हम X की एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए Y की कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करते हैं। आप कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले जरूरी है कि आप कंसेप्ट को समझें कि ये पूछ के इसमें ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्या 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 पूछ रहा है इसमें। ये कि इसमें ये कह रहा है कि MRPT है, तो इसमें क्या है कि X के एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए Y की कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? PPC का। तो PPC का स्लोप क्या है? PPC स्लोप क्या है? MCX डिवाइड बाई MCY। और इन कम्पिटिटिव फॉर्म में जो जब एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो प्राइस है वो कंज्यूमर वैल्यू को शो करता है, और जो प्राइस कंज्यूमर वैल्यू को शो करेगा, कंज्यूमर वैल्यूएशन को शो करेगा। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो रियल रिसोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो करेगा। इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म में मैक्सिमम सोशल वेलफेयर फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को, ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। कंज्यूमर वेलफेयर इज इक्वल टू ये MCX MCY PX डिवाइड बाई PY किसके इक्वल होना चाहिए? MCX डिवाइड बाई MCY के। तो ये दोनों चीजें इक्वल होनी जरूरी हैं। और MCX MCY किसके इक्वल है? MRPT ऑफ X के, XY के इक्वल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन वन करेक्ट है कि ये दोनों चीजें मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए ये दोनों चीजें इक्वल होनी जरूरी हैं। अब ये क्वेश्चन है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मेट्रो राइड्स इज 0.8, टोटल राइडरशिप पर डे इज 1.5 lakh। If price of bus ride rises by 5%, the change in total metro rides will be। अब आप देखिए
हमें चेंज इन टोटल मेट्रो राइड फाइंड आउट करना है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं उनको पॉजिटिव रिलेशन होता है और जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनमें नेगेटिव रिलेशन होता है। अब ये क्या है, बस राइड और मेट्रो राइड ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। अगर बस राइड के प्राइस इंक्रीज होंगे तो मेट्रो राइड के डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये तो गिवन है क्रॉस इलास्टिसिटी 0.8 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्स फाइंड आउट करनी हमें, मतलब मींस परसेंटेज हम सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन टोटल मेट्रो राइड फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन टोटल मेट्रो राइड फाइंड आउट करेंगे। और ये कितना गिवन है, बस राइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बस राइड बाय प्राइस बढ़ गया बस राइड का 5%, तो यहाँ पे इसके 5% पुट कर देंगे। तो हमारा कितना परसेंटेज चेंज मेट्रो राइड कितना आया, 0.8 मल्टीप्लाई 5% है, तो ये हमारा आया 4%। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन टोटल मेट्रो राइड हुआ 4%। अब हमें निकालना है कि एब्सोल्यूट चेंज, ये तो है परसेंटेज चेंज, अब हमें एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट चेंज, तो चेंज इन टोटल मेट्रो राइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये टोटल राइडरशिप क्या थी इसकी 1.5 लाख थी और 4% बढ़ गई, तो कितना चेंज हुआ, 1.5 लाख है ये ठीक इसकी। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, और 4% ये टोटल तो इतनी थी और 4% बढ़ गई, तो चेंज कितना हुआ, 6,000 का। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6,000। अब अगर आपको, अब ये तो था हमें इसका स्टेप बाय स्टेप सीखा है इसको कि हम पहले क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम परसेंटेज चेंज इन टोटल मेट्रो राइड फाइंड आउट करेंगे और फिर हम एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको सीधा ही एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करना है, चेंज इन मेट्रो राइड फाइंड आउट करना है आपको, तो इसका डायरेक्ट आप अगर गिवन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस राइज, परसेंटेज प्राइस राइज ऑफ वन गुड और टोटल राइडरशिप मींस दो है, मेट्रो राइड और बस राइड, इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी गिवन है और जो मेट्रो राइड है उसकी टोटल राइडरशिप पर डे गिवन है और जो चेंज इन प्राइस है, जो बस राइड का प्राइस परसेंटेज चेंज हुआ है वो गिवन है। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं इस सिचुएशन में कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेट्रो राइड मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, टोटल राइडरशिप पर डे, टोटल राइडरशिप पर डे और प्राइस चेंज हुआ जो बस राइड का, मल्टीप्लाई प्राइस चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस राइड। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे, 0.8 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 1.5 लाख। इसको हम सोल्व करेंगे तो भी हमारा 6,000 ही आएगा। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट है मैचिंग क्वेश्चन।
मैचिंग क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड का जरूर करना। जैसे अभी चैम्बरलिन है, चैम्बरलिन किससे रिलेटेड है, ये ओलिगोपोली से रिलेटेड है। ओलिगोपोली में क्या है कि फ्यू फर्म है, तो स्मॉल ग्रुप मॉडल है ये चैम्बरलिन, स्मॉल ग्रुप मॉडल है जो इंटरडिपेंडेंसी को शो करता है। तो ए का आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। तो फर्स्ट किस में है, फर्स्ट ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, तो सेकंड और थर्ड कैंसिल आउट हो गया। और स्वीजी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किंग डिमांड करो है स्वीजी का। और इनका ईयर वाइज भी जरूर याद करना है आपको, कई बार इनको सीक्वेंस में अरेंज करना भी क्वेश्चन आ जाता है। स्वीजी किससे रिलेटेड है, किंग डिमांड करो से। किंग डिमांड करो क्या शो करता है कि जैसे ये है, अब देखिए किंग डिमांड करो क्या है, जैसे ये करो है, सॉरी इसमें क्या है, ये शो करता है कि जब प्राइस बढ़ रही होती है तो अनदर फर्म उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन जब प्राइस रिड्यूस हो रही होती है तो उसको फॉलो करता है। तो इसीलिए ये प्राइस रिजिडिटी को शो करता है। और इसका जो अपर पोर्शन है वो मोर इलास्टिक है और जो लोअर है वो लेस इलास्टिक है, इसलिए से भी तो बी ऑप्शन हमारा सेकंड। देखो हमारे दो से ये आंसर फाइंड आउट हो गया कि ए फर्स्ट है और बी सेकंड है। अब स्टैकलबर्ग क्या है, स्टैकलबर्ग रिलेटेड है रिएक्शन करोगे। इसमें दो फर्म है, एक फॉलो, एक लीडर फर्म है, एक फॉलो फर्म है। जो लीडर फर्म होता है उसको रिएक्शन करो का पता होता है फॉलोअर के, और उसको रिएक्शन करो का पता होता है फॉलोअर के, इसीलिए जो स्टैकलबर्ग है वो रिलेटेड है रिएक्शन करो से। तो सी का आंसर फोर्थ। और फलनर क्या है, प्राइस लीडरशिप मॉडल है, प्राइस लीडरशिप मॉडल है। प्राइस लीडरशिप में थ्री प्राइस लीडरशिप है, जैसे बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप, और थर्ड है हमारा डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप। डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप। अब इनकी डेट देखते हैं। चैम्बरलिन का कब था, 1979, स्वीजी 1939, स्टैकलबर्ग 1934 और फलनर का है 1949। तो इनकी डेट भी जरूर याद करनी है, यहाँ से सीक्वेंस में अरेंज करना भी क्वेश्चन आ जाता है। अब है द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग गेम इज गिवन बाय, वैल्यू ऑफ गेम है 2, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए एंड बी आर ए बी रिस्पेक्टिवली 1-1, वैल्यू। और सेकंड ऑप्शन है वैल्यू ऑफ गेम, चारों ऑप्शन में वैल्यू ऑफ गेम क्या है 2, और बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी है हमें। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए बी के लिए ये सारी बेस्ट स्ट्रेटजी हैं। थर्ड ऑप्शन है कि बेस्ट स्ट्रेटजी ए बी के लिए 3 और 1 है। फोर्थ ऑप्शन है कि बेस्ट स्ट्रेटजी प्लेयर ए और बी के लिए 1 और 3 है। अब हमें इसे फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वैल्यू ऑफ गेम किसके इक्वल होता है, सैडल पॉइंट के। और सैडल पॉइंट कहाँ पे होता है, जहां मैक्सिमिनी इज इक्वल, सैडल पॉइंट कहाँ होता है जहाँ पे मैक्सिमिन इक्वल टू मिनी मैक्स, और सैडल पॉइंट कहाँ होगा जहाँ मैक्सिमिन इक्वल टू मिनी मैक्स। आज हम यहाँ 3 कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले सैडल पॉइंट, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स, ये तीनों को इन सबको देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। जैसे दो प्लेयर हैं ए और बी, दो प्लेयर हैं
उनकी 3 स्ट्रेटजी हैं। ए की स्ट्रेटजी है A1, A2, A3 और बी की है B1, B2, B3। तो हम इसमें एक मैट्रिक्स बनाएंगे कि प्लेयर, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको, कि प्लेयर ए बी यहाँ पे प्लेयर ए, प्लेयर बी, A1, A2, A3, B1, B2 और B3। ये कितना है हमारा 2, 5, 2 और 1, 3, 0 और 8 यहाँ पे कितना है 2, 6, 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे जो A1 रो है, A1 रो में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A1 रो है, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, 2 और यहाँ पे 2, दो जगह है 2, तो ये जहाँ पे A1 में मिनिमम वैल्यू है 2 और A2 में मिनिमम वैल्यू क्या है 0, A3 में मिनिमम वैल्यू 2, A3 में भी मिनिमम वैल्यू 2 है और रो में हमने देखा मिनिमम वैल्यू और कॉलम में हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। याद रखिए रो में हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे और कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। तो B1 ये कॉलम है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 है। आप ये देखिए A1 और B1, इसमें A1 रो में 2 मिनिमम वैल्यू है और B1 कॉलम में 2 मैक्सिमम वैल्यू है। जो A1 रो है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या हुई 2 और B1 कॉलम है उसमें मैक्सिमम कितनी हुई, B1 कॉलम है उसमें मैक्सिमम कितनी हुई 2 और A1 जो A1 रो है उसमें 2 मिनिमम वैल्यू है, दोनों जगह 2, 2 है, सेम है। तो A1 B1 2 है और जो B3 कॉलम है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 2 है B3 कॉलम में, है ना। तो A1 B1 2 है और A1 B3 भी 2 है। तो B3 जो कॉलम है उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 है। और अब A2 में मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और A3 में मिनिमम वैल्यू है 2, लेकिन जो A3 में मिनिमम वैल्यू है 2 और B2 में मिनिमम वैल्यू क्या है 3। हमने रो और कॉलम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब आप हमें देखना है कि अभी ये है सारी मिनिमम वैल्यू और ये सारी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम मैक्सिमीन कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमीन क्या होता है, यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि हम मैक्सिमीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम मतलब मीन्स कि जितने भी मिनिमम वैल्यू हैं इनमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये जितनी भी मिनिमम वैल्यू इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 202, इनमें मैक्सिमम वैल्यू 2 है तो हमारा मैक्सिमीन क्या हुआ 2 और मिनीमैक्स सेकंड है मिनीमैक्स। ये मिनीमैक्स मैक्सिमीन सैडल पॉइंट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको ध्यान से समझना, याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से इनको समझिए कि हमने मैक्सिमीन कैसे फाइंड आउट किया। पहले हमने रो की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करी और उस रो में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम मैक्सिमीन कहेंगे। मीन्स मैक्सिमीन क्या हुआ मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ मिनिमम। तो मैक्सिमीन क्या हुआ मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम।
अब मिनिमैक्स क्या हुआ, मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम, मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2 2 3, तीन वैल्यू है, तो इनमें मिनिमम वैल्यू है 2, तो हमारा मिनिमैक्स क्या हुआ 2। और सैडल पॉइंट कहाँ होता है कि जहाँ पे हमने अभी लिखा था एक फॉर्मूला कि सैडल पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, मैक्सिमिन और मिनिमैक्स दोनों इक्वल होंगे, वहाँ सैडल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमिन और मिनिमैक्स दोनों इक्वल है, 2 है, तो ये सैडल पॉइंट क्या हुआ 2। और वैल्यू ऑफ गेम किसकी इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ गेम किसकी इक्वल होती है, सैडल पॉइंट के, तो वैल्यू ऑफ गेम हो गई यहाँ पे 2। यहाँ पे मल्टीपल सैडल पॉइंट है, जैसे इसमें मिनिमम 2 हैं, A3 और A1, A1 और A3 मिनिमम है, और मैक्सिमम भी दो हैं, मतलब मैक्सिमम है, उसमें से मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम, सॉरी मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम, ये भी 2 हैं, B1 और B3। तो अगर मल्टीपल सैडल पॉइंट है तो हमारी मल्टीपल ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फाइंड आउट होगी गेम की। तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम तो 2 है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या क्या बनेगी हमारी, या ए और बी की स्ट्रेटजी क्या बनेगी कि आप देखिए ये ऑप्टिमल, देखिए B1 A1 दोनों में 2 है, A1 B1 हो गया, और अब A1 B3, A1 और B3, A1 B3। सेकंड रो में देखिए कोई भी नहीं है, मैच नहीं कर रहा, कोई मैक्सिमिन और मिनिमैक्स से मैच नहीं कर रहा। और A3 में क्या है, A3 और B1 और A3 B3, ये हमारे, तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम कितना हुआ 2, और ये हमारी स्ट्रेटजी हुई। ये सभी मैक्सिमम सैडल पॉइंट तो मैक्सिमम स्ट्रेटजी है ये। अब आप देखिए ये कह रहा है कि बेस्ट स्ट्रेटजी होगी 1 और 1, इसमें कह रहा है कि 3 और 1, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि 1 और 3, लेकिन हमारी क्या है बेस्ट स्ट्रेटजी, ये तीनों ही है। फोर्थ ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है, इसमें 3 3 भी है, तो हमारा आंसर हुआ सेकंड। अब है प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द मार्केट कोज विच ऑफ द फॉलोइंग। जब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है कि दो पर्सन है, एक को तो बेस्ट नॉलेज होती है और एक को लो नॉलेज होती है, दो पार्टी हैं, एक को जो नॉलेज कम होती है और एक को नॉलेज ज्यादा होती है, तो हम उसको एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहेंगे। उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, उसका एडवर्स सिलेक्शन होगा, ये सही ऑप्शन है। तो इसमें से देखो ए जरूरी है, एडवर्स सिलेक्शन। हमने एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हजार्ड और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम होती हैं, तो इसमें से ये सेकंड ये कैंसिल हो गया। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि मार्जिनल एफिशिएंट बेनिफिट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज डिमिनिश विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो जैसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट के साथ साथ आपका बेनिफिट कम होता जाएगा। तो इसका एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो बी हमारा कैंसिल हो गया। बी हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा ए ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। थर्ड ऑप्शन है एफिशिएंसी वेज। एफिशिएंसी वेज से भी हमें एसिमेट्रिक रिलेशन का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और फोर्थ है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी होता है इसके अंदर। जैसे प्रिंसिपल एजेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ओनर है, प्रिंसिपल में आप लीजिए कंपनी का ओनर और एजेंट में आप लीजिए मैनेजर, कि ये ओनर एक मैनेजर को हायर करता है जिसको परफेक्ट नॉलेज है वर्क की, लेकिन ओनर को इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, ना कि ओनर के। तो उस टाइम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
तो हमारा आंसर हुआ ए एंड डी, ऑप्शन थर्ड। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्लास में करेंगे। फॉर द गिवन इनकम कंजप्शन कर्व इन द डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा है कि ये डायग्राम है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। अब एक्स है, जैसे 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 हमारी इनकम बढ़ रही है, जैसे ये एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के बाद जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, एक्स का कंजप्शन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाई का कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या चीज शो कर रहा है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही होती है, कंजप्शन, एक गुड है जिसका कंजप्शन कम हो रहा है, अनदर गुड है जिसका कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है। तो जिसका कंजप्शन डिक्रीज होगा तो वो तो इंफीरियर गुड होगा, और जो जिसका इंक्रीज हो रहा है वो नॉर्मल गुड होगा। तो एक्स क्या है, गुड एक्स इज, तो ऑप्शन सेकंड, गुड वाई इज इंफीरियर एंड गुड एक्स इज नॉर्मल। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्लास में करेंगे। आज हमने 2020 के सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी पीवाईक्यूज को डिटेल में डिस्कस किया है। एक कंसेप्ट के साथ, एक क्वेश्चन के साथ हमने 4 कंसेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मैं अपने यूजीसी नेट जेआरएफ के सपने को पूरा करने के लिए पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2021 के सभी पीवाईक्यूज। थैंक यू।